नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव के अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है और किन चीजों पर आपको नजर रखनी चाहिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी है। मेहता जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार। सो मेहता जी, पिछले हफ्ते भी काफी उठापटक देखी गई सोने और चांदी के भाव में, एक के बाद एक इवेंट्स, और फिर जो है भाव कभी ऊपर कभी नीचे। आ, देखिए, जब तक वॉर चलता रहेगा तो मैंने पहले भी कहा था कि ये एक पर्टिकुलर रेंज में ही गोल्ड घूमता रहेगा। और वही हुआ। अब आज जरूर ये खबर आई है कि क्योंकि आज इतवार है और आज हमने ये खबर देखी है कि ट्रम्प जो एक बड़ा अटैक करने वाले थे ईरान के ऊपर, वो उन्होंने रोक दिया है। और उन्होंने खुद ने कहा है कि अब उन्होंने ईरान ने हमारी सारी शर्तें मान ली है और बहुत जल्दी डील साइन होने वाली है। तो लेकिन ये तो ऐसे तो कई बार कहा गया है कि डील साइन हो गई है, सब एग्रीमेंट हो गया है, और फिर 2 दिन बाद अटैक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें डील साइन होने का एक्चुअल इंतजार करना चाहिए, इसके पहले कि हम कोई अ, उस ऑयल को और गोल्ड को लेकर एक ऑयल को भी लेकर पॉजिटिव रुख अपनाए और गोल्ड को लेकर भी पॉजिटिव रुख अपनाए। सर, ये तो उनका बड़ा अटैक तीसरी बार वो बोल रहे हैं कि मैं बड़ा अटैक करने वाला था, पर अब मेरे मूड बदल गया है, या ईरान ने बातचीत करना शुरू कर दिया है। हम 3 बार देख चुके हैं ये। और अब तो उनकी, ट्रम्प जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, उनकी एपीआई सर्विस शुरू हो गई। जो ट्रेडर है वो उनके पोस्ट करने से कुछ सेकंड पहले उस सर्विस को ले सकते हैं। और मतलब अब आगे से कभी मार्केट में अचानक उठापटक हो कोई बड़ी, तो समझ जाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ट्वीट पोस्ट किया है या कोई बड़ी खबर उन्होंने दी है। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से पता नहीं वो देश कैसे ही इस तरह की चीजें को अलाउ करता है, मगर उनका अपना देश है, वो अलाउ कर रहे हैं। उनका ट्विटर हैंडल का एपीआई वो दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, लेकिन क्या कर सकते नहीं, फेड की बैठक को अगर देखें सर, लास्ट हफ्ते बैठक थी, बड़ी चर्चा थी, और वहां पर भी कोई खास गाइडेंस नहीं मिला मार्केट को। हालांकि अब मार्केट सितंबर में एक रेट बढ़ोतरी को लेकर प्रिपेयर है, माइंड को लेकर कि भैया हो सकती है। उसके बावजूद भी सोना कॉमेक्स में अगर हम देखें तो $4100 के आसपास घूम रहा है। तो 4000 नीचे जा नहीं पा रहा है, और 4100 के आसपास वहां पर पहुंच रहा है। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि फेड कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो, जिस प्रकार से जापान का येन की जो पोजीशन है, और जो आप देखिए दोनों देश एक दूसरे को समर्थन करने में आ रहे हैं। जापान और यूएस की इकोनॉमी एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। यदि जापान यूएस बॉन्ड बेचेगा तो यूएस वाले जापान को उनके येन को बचाने के लिए समर्थन करेंगे। तो दोनों में आपस में एक डील हो गई है। और मेरे ख्याल से ये डील जब तक चलेगी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात हो। हाँ, ये सही बात है, वो येन को सपोर्ट करेंगे, पर डॉलर, हालांकि येन अगर मजबूत होगा तो डॉलर कमजोर होगा उसके मुकाबले। वो एक जरूर एंगल है। पर जो आपने बॉन्ड का बोला, तो चाइना और जापान, इन दोनों के पास सबसे ज्यादा बॉन्ड है। और अगर येन को बचाने जापान बॉन्ड बेचने मार्केट में उतर गया तो फिर बॉन्ड मार्केट की हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका बचाएगा। अमेरिका अपना बॉन्ड बेचने नहीं देगा। और न वो जापान की इकोनॉमी को भी डाउनफॉल होने से किसी भी तरह से वो मेरा कहने का मतलब है कि अमेरिका जापान को किसी भी तरह से बचाएगा, वरना उसकी खुद की इकोनॉमी खराब हो सकती है। तो ये दोनों कंट्रियां आपस में एक दूसरे की पूरक हो गई है। और तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट पे कोई भी डिसीजन लिया जाए। एक चीज और मैं अभी चल रही है एआई को लेकर। जापान, एआई को लेकर चीन और अमेरिका। अमेरिका ने पिछले हफ्ते जो है वापस से तनातनी बढ़ी, और जो रोबोट्स हैं उनके, ह्यूमनाइड रोबोट्स, और जो 4 पहिए वाले जिनको बोलते हैं, वो वाले जो 4 पांव वाले रोबोट्स हैं, उन पे प्रतिबंध लगा दिया। चाइना ने फिर बोला कि भैया अगर हमारा ये प्रतिबंध लगाया तो हम इधर क्रिटिकल मिनरल को रोक देंगे, तो उधर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो वापस से वो तनातनी बढ़ने लगी है। बात ये नहीं है सर, बात ये है
कि आगे दुनिया में अगर जिसको डोमिनेंसी करनी है तो जिसके पास एआई की चाबी होगी, जो एआई का दबदबा जिसके पास होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एआई जिस तरह से दुनिया को बदल रहा है, तो न सिर्फ आपके पास गोल्ड है, क्रिटिकल मिनरल है, बल्कि फ्यूचर में अगर आपको विश्व पावर बन के उभरना है तो एआई आपके लिए बहुत जरूरी है। और चाइना कहीं ना कहीं चाह रहा है कि मैं भी एआई में आगे बढ़ूं, और अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी कंपनियां फिलहाल डोमिनेट कर रही है उस चीज को। कि मेरा हमेशा से मानना है कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, मिनरल्स अपनी जगह है। और टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स एक मुकाम हासिल किया है अमेरिका ने, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो तो डेफिनेटली चाइना के पास है। और अगर आपको मिनरल की जरूरत है, मिनरल तो चाहिए, वरना शायद कई बार ऐसा होगा कि आप टेक्नोलॉजी भी नहीं बना पाए। जैसे अगर आपके पास लिथेनियम नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक बैटरी कैसे बनाएंगे। तो ये सिर्फ एआई की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी को मिनरल्स ही सपोर्ट कर पूर्ण रहे हैं। करेंगे। तो मैं मानता हूं कि दोनों अपनी जगह है और दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। और ये तो लड़ाई चलती रहेगी चाइना और अमेरिका के बीच में। ये तो सास बहू वाली लड़ाई है, रोज चलेगी। हाँ, वो समय समय के साथ कभी कोल्ड वार, कभी कुछ, ये अलग अलग पूरे वर्ल्ड का उस फेजेस रहते हैं जिसमें चलता रहता है। यस। अपने को सोने पे ध्यान देना है। ऐसे समय पे सोना कैसे करेगा, क्योंकि सोना भी एक्यूमुलेट कर रहा है। और अगर हम देखें सर, पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड इंपोर्ट का, तो 850 टन चाइना इंपोर्ट कर चुका है। मतलब अगर हम देखें इंडिया की पूरे साल की डिमांड, तो 6 महीने में इंपोर्ट कर ली चाइना ने। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का तो कुछ ना कुछ चाइना जरूर कर रहा है। और ओवर द काउंटर जो लंदन का डेटा आता है, वहां से भी ऐसी रिपोर्ट्स आई है, गोल्डमैन ने अभी रिपोर्ट निकाली कि भैया जो दिखा रहा है उससे 4 गुना खरीद रहा है। लेकिन सिर्फ वो इंपोर्ट ही नहीं किया है, उनके पास खुद का प्रोडक्शन है, वो भी तो वो खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद तो वो खुद सिर्फ का साढ़े इंपोर्ट तीन नहीं, सौ टन है वो सालाना 350 से 400 टन वो खुद का प्रोडक्शन करते हैं। तो वो भी तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बात तय है कि चाइना लगातार बाइंग कर रहा है, और उनके जो आंकड़े हैं किसी को पता नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शायद वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, वो साल दूर नहीं, जब चाइना कहेगा कि मेरे पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, और आप सभी को, अभी सब देशों को इनवाइट करेगा कि आप मेरी करेंसी में ट्रेड करो। ये मुझे मुझे हमेशा से ये लग रहा है कि ऐसा होगा। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए हांगकांग में एक क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि वहां पे चाइना उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि एक दिन चाइना जरूर खड़ा होके कहेगा कि आप मेरी करेंसी में डील कीजिए, और अपना सारा क्लियरिंग सिस्टम हांगकांग के जरिए। अभी 2 रिपोर्ट आई थी जिसमें एक में कहा था कि वो बता 2-2.5 हजार टन रहे, 3,000 टन, पर उनके पास 5,000 टन सोना ऑलरेडी हो चुका है। और ओवर द ग्राउंड स्टॉक 30,000 टन का हो चुका है उनके पास, चाइना के पास। तो कुल मिला के गोल्ड का एक्यूमुलेशन चल रहा है। भविष्य में अगर गोल्ड और करेंसी का कुछ मेल होता है या कुछ ऐसा होता है, तो चाइना कह सकता है भैया मेरे पास गोल्ड भी है, मेरी करेंसी को आप बैक करके गोल्ड से भी मैं काम कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। और क्योंकि उनको ये पता है कि क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उनको ये पता है कि बहुत सारी कंट्रियों को हम पे विश्वास नहीं होगा हमारी करेंसी में डील करने में या हमारे देश में डील करने में। शायद इसीलिए वो हांगकांग का मार्केट को क्रिएट किया गया। हांगकांग का मार्केट भी अच्छा चल रहा है। अभी रिपोर्ट आई थी, बहुत सारा इंपोर्ट किया वो क्लियरिंग सिस्टम के वजह से। वो भी अभी हम्म। धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रहा है। एक रिपोर्ट में देख रहा था 3-4 दिन पहले कि हांगकांग भी अच्छा करने लग गया है अब। तो सर गोल्ड को देखे तो क्या लग रहा है अगले हफ्ते किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? कि अगले हफ्ते सिर्फ एक नॉन फार्म पेरोल डेटा है, उसके सिवा तो कोई मेजर एक्शन है नहीं। भारत में जरूर मेजर एक्शन एग्जीबिशन होने वाला है गोल्ड का, जो सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है। लेकिन जिस प्रकार से गोल्ड के प्राइजेस हैं, मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि ये एग्जीबिशन भी बहुत ही बेहतरीन जाएंगे, बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। जो एक बिजनेस में थोड़ा सा गिराव आया था, जो गिरावट आई थी, देखने को मिलेगी कि वापस बिजनेस धीरे धीरे स्मूथ होता चला जा रहा है। नॉन फॉर्म पेरोल और अपने अमेरिका ईरान, इसको तो भूलना नहीं चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है।
वो तो बिल्कुल, वो तो अपनी जगह है, मैं तो डोमेस्टिक मार्केट की बात। डोमेस्टिक मार्केट में आरबीआई भी रुपए को सपोर्ट कर रहा है सर। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि काफी उन्होंने ओवरसीज जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नहीं तो वो तो देखिए, उनके पास FCNR डिपॉजिट जो उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी, वो आ रही है, और काफी अच्छी मात्रा में उनके पास ऐसा सुनने में आया है कि वो FCNR डिपॉजिट आ रही है, और इसकी वजह से रुपए को सपोर्ट भी मिल रहा है, और वो इंटरवीन भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ठीक बात है, ऐसा जरूरी भी था। और ये जो डिपॉजिट को जनरेट किया गया FCNR, उसका रीजन भी यही है, तो उसमें कोई गलत बात। तो अगले हफ्ते क्या कहती है सर आपकी रेंज गोल्ड की? ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज है। मुझे लगता है कि गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा $3930 के आसपास स्पॉट मार्केट में, और रेजिस्टेंस मिलेगा $4231 के आसपास। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं, तो सपोर्ट लेवल 1,39,500, और रेजिस्टेंस लेवल 1,50,150 का रह सकता और चांदी में भी काफी हलचल देखी गई थी पिछले हफ्ते, 55 और 60 डॉलर के बीच में झूल रही है। है। हाँ, वो तो वॉर जब तक चलेगा तो गोल्ड के पीछे पीछे चांदी भी इसी तरह से रहेगी। मुझे चांदी में भी लगता है कि सपोर्ट मिलेगा स्पॉट मार्केट में $56.06 पर, और रेजिस्टेंस $64.69 का रह सकता है। भारतीय बाजारों की बात करूं, तो सपोर्ट 2,11,500, एंड रेजिस्टेंस लेवल 2,44,000 का रह सकता जी। और जैसा आपने कहा, अगला हफ्ता भारत में सबसे बड़ा जो इवेंट हो रहा है ज्वेलरी का, IIJS, और बहुत सारे उसके आसपास इवेंट्स है। मेरे पास कम से कम 7-8 इवेंट के इनवाइट आए कि भैया वो जो 10 दिन में कम से कम 10 इवेंट होंगे। ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुल मिला के, क्योंकि अब भारत में इसके आगे फेस्टिवल सीजन की सब लोग ज्वेलर भाई हमारे तैयारी करने वाले, तो अभी से अपने स्टॉक वगैरह वहां पर भरने वाले। एक चीज हम कारीगरों की बात कर रहे हैं, एक एग्जीबिशन भी लग रहा है मुंबई में। जी बिल्कुल। ये कारीगरों का एग्जीबिशन होता है। बेसिकली देखिए, मैं तो हर मैन्युफैक्चरर को एक कारीगर ही मानता हूँ। अब कोई मैन्युफैक्चरर बड़ा हो गया तो वो ज्वेलर हो गया, और कोई मैन्युफैक्चरर बहुत छोटा है और वो छोटे स्केल पे काम कर रहा है, खुद बनाकर काम कर रहा है, तो वो कारीगर हो गया। लेकिन दोनों में एक खासियत ये है कि दोनों अपना सोना खुद ही लगा रहे हैं। तो अब आप उसको कारीगर बोल दें या कुछ भी बोल दें, लेकिन मेरे ख्याल से जीने का हक सबको है, मेन स्ट्रीम में आने का हक सबको है। यदि वो लोग अपना एग्जीबिशन लगा के, 60 एक स्टॉल लगा के कुछ माल बेचने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत नहीं। और जी हमें, जो हमारी इंडस्ट्री में भी जो निचले तबके के लोग हैं, उनको ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए। एज एन एसोसिएशन हमारा एक धर्म है, और एक इंसानियत के नाते हमारा एक धर्म है कि हम हमारे आसपास जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी छोटे व्यक्ति हैं, हम उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, और उनके भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करें, उनकी भी आय को बढ़ाएं। नहीं, आपने सही कहा। मैं लास्ट टाइम आया था इसी एग्जीबिशन में, तो बहुत सारे बड़े ज्वेलर जाके उनको बोल रहे थे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपका माल लेंगे। तो वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो वो दोनों बढ़ना है, दोनों आगे बढ़ेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, देश बदल चुका है। अब हम प्री इंडिपेंडेंस ईरा में, गुलामी वाले ईरा में नहीं है। हम अभी एक आजाद देश हैं, और इस आजाद देश में सबको पैसा कमाने का हक है, और सबको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इम्प्रूव करने का हक है, सबको पढ़ने का हक है, आ, और सबको अपनी तरह से कार्य करने का। जी जी, सही बात है। सबका साथ सबका विकास। चलिए, थैंक यू सो मच मेहता जी, ये सारी जानकारी देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? बस हमेशा की तरह, मैं ऐसा कोई ट्रेड करता नहीं हूँ। आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही काम करें, स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, ओवर ट्रेड ना करें। और ध्यान रखें, अगले हफ्ते ट्रम्प वापस पलट ना जाए क्योंकि अभी तो उन्होंने अनाउंस किया है कि अब वॉर खत्म हो गया है और डील साइन हो रही है, लेकिन ही ओनली नोज व्हाट ही इज सेइंग और व्हाट ही विल डू।